अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर से आगे में आपको खुशामदीद। और आज सोमवार को नजम सेठी साहब हमारे साथ होते हैं, हस्बे मामूल आज मौजूद हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारी दावत कबूल करने का। और आज नाज़रीन जो बड़ी खबरें हैं वो उन्हीं पर बात होगी। इस वक्त सबसे जो अहम मौजू और टॉपिक है वो हामिद मीर साहब का जो शो है कैपिटल टॉक, जियो टीवी ने उसको बंद कर दिया है। और इससे पहले आप देख चुके हैं कि हामिद मीर साहब ने बड़ी सख्त तकरीर भी की। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसी से मुंसलिक है ये बात। इसके ऊपर भी हम सेठी साहब से बात करेंगे। और इसके अलावा जो है ये एक नया कानून तैयार हो रहा है, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक सुपर रेगुलेटर जो है उसको इस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो कि सारी मुख्तलिफ रेगुलेटरी पावर्स जो है अपने पास ले लेगा। ये कानून बहुत मुबहम है और अभी इसका बिल ही है। लेकिन इसमें जो खतरनाक बात है वो ये है कि इसमें आप जो मीडिया ट्राइब्यूनल्स के कयाम की बात की गई है, और बगैर शो कॉज नोटिस दे के चैनल्स वगैरह बंद करने की उसमें जिक्र है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो भी सेठी साहब से बात करेंगे कि इसका मीडिया के ऊपर क्या असर होगा और क्या ये अच्छी डेवलपमेंट है कि नहीं है। तीसरी टॉपिक जो हमारा है, जो कि बहुत ज्यादा कई दिनों से हफ्तों से जो है उस पर बात हो रही है, वो ये कि नवाज शरीफ का आखिर जानशीन कौन है। मरियम नवाज या शहबाज शरीफ, और उनके आपस में जो उनके व्यू पॉइंट में फर्क है वो भी आप सबको मालूम है। उस पर भी बात होगी। और फाइनली कल इमरान खान साहब का बड़ा मानी खेज और अहम बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत से सुलह करना कश्मीरियों को बिट्रे करने के मुतरादिफ है, इसलिए भारत से सुलह नहीं हो सकती। और ये बयान जो है ये माजी में जो हम सुन रहे थे बैक चैनल डिप्लोमेसी वगैरह, ये उसके कुछ बरक्स है। इस पे भी बात होगी कि इसकी अहमियत क्या है और क्यों है। तो सैदी साहब सबसे पहले वेलकम। और हामिद मीर साहब के शो से बात करते हैं। हामिद मीर साहब के ऊपर जो अब अटैक भी जारी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अब उनका प्रोग्राम भी बंद करवा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसा देख रहे हैं इसको? देखिए, ये प्रोग्राम बंद करने वाला सिलसिला तो काफी अरसे से चल रहा है। इसमें आप खुद जानते हैं कितने नाम अ, आपको भी याद है, हम सबको याद है। एक एक करके जो तनकीद कर रहे थे या इमरान खान साहब की या एस्टैब्लिशमेंट की, उनको चैनल से बाहर निकाल दिया गया। और वो लंबी लिस्ट है, जरूरत नहीं उसको दोहराने की। मगर जो अफसोस कन बात है वो ये है कि वो लोग जो कि जब अपने इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल में चले गए और वहाँ वो जो बातें करते हैं या सोशल मीडिया पे जो बातें करते हैं जिसकी वजह से उनको निकाला गया था मेन स्ट्रीम से, अब उनके ऊपर हमले होने शुरू हो गए। और ये फिजिकल असॉल्ट्स, ये बड़ी अफसोसनाक और खतरनाक डेवलपमेंट है। अफसोसनाक तो इसलिए क्योंकि जाहिर है अगर सहाफत के ऊपर इस किस्म की अटैक्स होंगी कि उनको मेन स्ट्रीम से निकाल देंगे, और जब वो मेन स्ट्रीम के बाहर जाके कोई बात करते हैं और वहां भी उनके साथ फिर ये रवैया होगा, तो उसके दो नतीजे निकलते हैं। एक तो फिर वो लोग, कुछ लोग हैं वो कोशिश करते हैं मुल्क छोड़ दें, बिकॉज इतने खतरे हैं यहाँ, और वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं बाहर, और वहां से बैठ के वो उससे भी ज्यादा बड़ी तनकीद करते हैं। दूसरी चीज ये, क्योंकि जुबान नहीं उनकी बंद होती, और फिर एक जातियात भी बीच में आ जाती है। दूसरी बात यह है कि फिर यहाँ जैसे ऑपोजिशन को हुकूमत ने और एस्टैब्लिशमेंट ने धकेल के एक कोने में खड़ा कर दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर नाम लेने शुरू कर दिए और जातियात पे लोग उतर आते हैं। बिकॉज जब अटैक आती है तो वो जातियात पे ही आती है, क्योंकि अटैक इंस्टीट्यूशंस पे नहीं आती, जातियात पे आती है। अब देखिए ना, अटैक जियो पे नहीं आई, हामिद मीर पे आई। इसी के साथ जब कोई तनकीद होती है तो किसी एक शख्स के ऊपर तनकीद मीडिया करता है, इदारे के ऊपर वो नहीं करते। जज के ऊपर करेंगे मगर जुडिशरी के ऊपर नहीं करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात यह है कि अगर आप धकेल देंगे किसी को तो फिर ये डेस्परेशन जिसे कहते हैं, इमोशनल डेस्परेशन, और ये फिर होगा और लोग फिर निकल निकल के ये बात करेंगे। मुझे इसका खदशा था, और वही हुआ। गुस्से में, जज्बात में, क्योंकि तकलीफ इतनी होती है, जख्म इतना गहरा होता है कि फिर लोग जो है वो सोचते हैं कि जहन्नम में जाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, और फिर वो जज्बात में आके बहुत सी बातें कर जाते हैं। अच्छा, तो ये उस किस्म की सिचुएशन हुई भी है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं कि हामिद मीर साहब को जियो से छुट्टी दे दी उन्होंने। तो ये पहली दफा नहीं है, और भी बड़े साहसी हैं, और सिर्फ जियो की बात नहीं है, और भी हैं।
मुझे भी फारग किया गया था एक आध चैनल से, इसीलिए मैं भी बाहर बैठा हूँ, क्योंकि वो आ जाते थे मैसेजेस के सेठी ने ये कहा, सेठी ने ये कहा, ये बेचारे डिफेंड कर करके फिर एक दिन होता है मैनेजमेंट आके कहती है जी बड़ी मजबूरी है, बड़ा सख्त प्रेशर है, माजरत से आप घर चले जाए। हाँ, तो हम चुप करके चले जाते हैं, हम कहते हैं बेचारे इनकी क्या गलती है, इन्होंने तो कोशिश की, इन्होंने लड़ाई भी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ या पेमरा के साथ या और जो इदारे हैं, मगर बेचारे ये क्या करें, आफ्टर ऑल इनकी कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं और बहुत से लोग यहाँ काम करते हैं। अगर एक बंदे की वजह से चैनल ही बंद हो जाए तो बहुत अफसोस है ना, बड़ी दुख है और दर्द होती है बहुत से लोग। बेहतर ये है कि आप साइड लाइन हो जाए। मगर ये जो हालात हैं रजा, ये मैंने अपनी 50 साल 40 साल तो कम से कम मुझे हो गए मीडिया के अंदर, मैंने इतने बुरे हालात नहीं देखे। मुशर्रफ साहब के जमाने में तो बहुत अच्छे हालात थे, नवाज शरीफ साहब के पहले जमाने में इतने अच्छे नहीं थे, दूसरे जमाने में अच्छे थे, बेनजीर भुट्टो साहब के कभी भी बुरे नहीं थे हमारे तल्लुकात। तो ये जो और जरदारी साहब के जमाने में बिल्कुल बुरे नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि एक छोटी सी आ जाता था कि यार हम आपको सू कर देंगे, नाइदर हियर नॉर देयर, मगर बड़ी टॉलरेंस थी। और मगर अब ये सिचुएशन है कि वही इमरान खान साहब जो कि हामिद मीर साहब के गाने और गीत गाते थे कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुहिबुल वतन सहाफी कोई नहीं है, आज आप देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। और जो भी ब्रीफिंग्स होती हैं पावर्स दैट बी की, वहां बुलाया जाता है जैसे कि बड़े उनकी अहमियत है, और फिर ये होता है उनके साथ जो आपने देखा क्या हुआ जी। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि ये अब बात जो है ये बिगड़ेगी, ये बिगड़ सकती नहीं, बिगड़ेगी, बिकॉज सहाफी इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत गुस्सा है, और सहाफी की जो तंजीमें हैं वो भी इकट्ठी हो गई। ये ना हो, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि और कुछ इस किस्म के हादसे हो जाएं, तो जैसे एक जुडिशरी का एक मूवमेंट बना था पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, और फिर बिल्कुल एक इकट्ठे हो गए थे लॉयर्स काजी फायजीसा के केस के ऊपर। तो ये ना हो कि एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट को और तकलीफ हो, बिकॉज पॉलिटिशियंस, जुडिशरी सॉफ्ट हो जाए, पॉलिटिशियंस खड़े हो जाएं, मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बहुत सी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस और वकला हज़रात भी साथ ज्वाइन कर लें, ये एक और मूवमेंट बन सकता है, एक बहुत बड़ा ये हुकूमत के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसला बन सकता है। तो सोच सोच के काम करना चाहिए। अगर किसी एक सहाफी से कुछ जज्बात हो गए तो उसका रिजल्ट नहीं होना चाहिए कि आप आगे से इस किस्म का रिएक्शन हो। ये नेगेटिव रिएक्शन जो है ये नहीं चलेगा, इसका और नेगेटिव रिएक्शन आएगा। जी, और आएगा। आप ये समझते हैं कि जो तकरीर उन्होंने की असद तूर के हक में जब मुजाहिरा हो रहा था, तो आप जज्बाती भी कह रहे हैं, तो आपके ख्याल से वो उसमें कोई लाइन क्रॉस हुई? देखिए, उन्होंने नाम तो नहीं लिया ना। हाँ जी, नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले लिए थे। हामिद मीर साहब ने कोई नाम वाम तो नहीं लिए। और तो बात यह है कि कहा जा सकता है कि क्योंकि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि जी ये इशारा ए की तरफ था या बी की तरफ था या सी की तरफ था या डी की तरफ था, मगर मैं समझता हूँ ऐसा रिएक्शन नहीं होना चाहिए था। देखिए, मुझे पता है कि जब आप माइक के आगे हो ना और सारे आपके साथी खड़े हो और आपसे कुछ पूछा जाए इस किस्म का सवाल, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। उस वक्त सारा प्रेशर, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जैसे कि इमरान खान साहब के ऊपर होता था जब ये धरने करते थे और ट्रक के ऊपर चढ़ जाते थे और हर किस्म की बात कर जाते थे, गाली गलौज कर देते थे पार्लियामेंट को, ये हर किस्म की बात कर देते थे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस पर यकीन रखते हैं, ये वो एक जज्बा होता है स्पीच का, उसके अंदर फिर बंदा जो है ना वो अपने आप को बिल्डअप करता जाता कर, एक स्टेज आती है कि यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर सेइंग। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंसानी है, ये बात कभी ऐसी बात नहीं है, हो गया कोई बात नहीं। बड़े जिम्मेदार साहबी हैं वो, ऐसी क्या बात है। तो इसका रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जी उनको आप जियो से बैन करवा दें, क्योंकि बैन करवाया गया है और धमकी दी गई है। मुझे खुद पता है क्योंकि हमने सब ये एक्सपीरियंस किया है, और चैनल वाले बिल्कुल शेयर करते हैं जो उनको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जब ऐसी सूरत हाल हो बता देते हैं कि जी ये मैसेज आया जी, ये हो गया जी, ये हो गया, ये वो कह रहे हैं, अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो इससे कोई छुपी भी बात नहीं है। बिल्कुल छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन आपके ख्याल से जियो टीवी को इसके ऊपर कोई स्टैंस नहीं लेना चाहिए था?
आखिर इसके ऊपर कोई थोड़ी बहुत तो इदारे को भी खड़ा होना चाहिए ना, अपने वर्कर्स के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ। आप खुद गुजरे उससे, आई नो के बात यह है जी कि इदारे तो बड़ी कोशिश, कुछ इदारे मजबूत रहते हैं, कोशिश करते हैं, मगर देखिए अगर जब प्लग पुल कर दिया, तो मैंने अभी आपसे कहा ना, अगर जियो का प्लग पुल कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पावर्स हैं। आपने देखा मीर शकील और रहमान साहब के साथ कैसे उन्होंने बिहेव किया, आप देख रहे हैं। जी। तो मतलब है कि फिर उसमें बेहतर यही होता है कि आप एक पूरी चैनल या एक पूरा 10,000 लोग जो वहां काम करते हैं वो बंद कर दें, चैनल बंद हो जाए, और आपका ये ना कि वो खड़े हो जाए। वो कैसे खड़े होंगे? ये अनरीजनेबल बात है, ये नहीं खड़े हो सकते, एक हद से बाहर आगे नहीं खड़े हो सकते। और ये भी मैं आपको बताऊं, जियो जैसा चैनल बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता है। शकील और रहमान साहब की ये बात है कि वो कभी भी नहीं चाहते कि किसी को निकाला जाए, और हमेशा उन्होंने मीडिया का साथ दिया है। ये वाहिद चैनल है जहां इतनी मजबूती के साथ अपने जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मैं नहीं हूं, मैं सफर किया है, मैं भी जियो पे था, मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट्स आते थे, फिर उन्होंने कहा यार ये मसला है, ओके ठीक है, आई डोंट माइंड, एक दिन आएगा हम फिर वापस चले जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। बड़ी जद्दोजहद है जियो की भी, तो मेरा नहीं ख्याल जियो को ब्लेम करना चाहिए। ये हमारे एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ही ऐसा है कि इतना पावर है एस्टेब्लिशमेंट के पास और गवर्नमेंट के पास कि वो जिसको चाहे उसको क्रश कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरमायादार लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको तो क्रश करना आसान होता है ना, उनकी पैसा रोक दें तो वो बेचारे वैसे ही फारग हो जाते हैं। मगर सहाफी, जो गरीब सहाफी है, 50,000 रुपया, 60,000, उससे तो फैमिली क्या कुछ चलता ही नहीं है आजकल। वो बेचारा कहाँ जाएगा जब आप उसको ये करते हैं? अब वो या तो ये है कि वो यूट्यूब पे जाके फिर वहां कोई $200-300 महीने का कुछ कमा ले बेचारा, क्योंकि उसकी कोई हिट शिट्स हो जाए, और वो जितना ज्यादा सेंसेशनल होगा उतनी ज्यादा उसको हिट्स बनेगी उसकी, क्योंकि लोग तो वही वही देखना चाहते। तो आप पुश कर रहे हैं, जब आप मेन स्ट्रीम से किसी को पुश करते हैं आउट, तो वो फिर एक ऐसे एरिया में चला जाता है जहां नो होल्ड्स बार्ड, कोई रूल्स नहीं है, वहां जो मर्जी चाहे आप कर लें। अब यही जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में बात कही, ये अब कानून ला रहे हैं कि उसको भी रोकने के लिए, और वो भी इनकी गलतफहमी है, वो नहीं रुकेगा। उसको पुलिस करना बहुत मुश्किल होगा, यही करना पड़ेगा आपको, उठा उठा के लोगों को ले जाना पड़ेगा। और फिर ये वक्त आएगा कि सारी दुनिया, आज ये नाम यहाँ लिए जा रहे हैं, कल यूरोप में ये लिए जाएंगे, कल जीएसपी प्लस के ऊपर ये बात होगी, कल एचआर ह्यूमन राइट्स बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये बात करेगी, वहां शोर पड़ जाएगा, आप देखिएगा। और ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड अगर जब खराब होगा, जब मीडिया को अटैक करेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और इनको बहुत तकलीफ होगी। और मैं आपको गारंटी करता हूं कि इस वक्त सारी दुनिया की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फोकस कर रही हैं। वो बर्मा के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो फ्रांस के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो इंडिया के ऊपर फोकस नहीं कर रही, इतनी पाकिस्तान के ऊपर वो फोकस करेंगी। उसकी वजह, इसीलिए उन्होंने फाटा FATF आपके ऊपर यहाँ रखा हुआ, इसीलिए वो आपको कंपेल करना चाह रहे हैं, आपको टाइट करना चाह रहे हैं कि हमारा काम करें। एक तरफ आप ये करेंगे, ये आपको आपके ऊपर स्क्रू चलाएंगे वो। अच्छा, आपकी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, आपका ये रिकॉर्ड, आपने मीडिया के साथ ये किया, ये काउंटर प्रेशर आएगा आपको पाकिस्तान के अंदर से, तो आएगा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी से आएगा, और फिर आपको तकलीफ होगी जब ये आएगा और इंटरनेशनल इदारे आपको कहेंगे अपना रिकॉर्ड ठीक करें, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। वो अपने मकसद के लिए करेंगे, मगर इसमें मीडिया का फायदा होगा, हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान होगा। तो इसी को तो वो सेठी साहब कंस्पिरेसी जो है ना, फॉरेन कंस्पिरेसी, इसी को तो वो कहते हैं। अभी वो नया चक्कर आ रहा है कि वो ये असद तूर का जो पूरा स्टांस था काजी फाइज ईसा केस की रिपोर्टिंग पे, और उसका जो चैनल था और उसकी जो सारी इल्जामात वो लगा रहा है, उसने जो ड्रामा, सो कॉल्ड ड्रामा किया अपने ऊपर, वो कह रहे कि ये ऑर्गेनाइज कंस्पिरेसी का अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की प्रेस रिलीज ने। उन्होंने कहा कि जब ISI ने टोटली ला ताल्लुकी डिसएसोसिएट किया, स्ट्रांगली और ये उन्होंने कहा। फिर आपको पता है कि हमारे जो कि असद तूर यहाँ पे हमारे लिए रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भेजी थी, 4-5 अच्छी काजी फाइज ईसा केस की कोर्ट रिपोर्टिंग। तो वो चूंकि नहीं, हम लोग छाप रहे थे उसको, और वॉलंटरी वो हमारे लिए गए थे। ये भी अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो हमारी टीम का हिस्सा है, हम असद तूर की पूरी कोट अनकोट कंस्पिरेसी का हिस्सा है। ये माइंडसेट ये आता कहां से, ये क्यों बदलता क्यों नहीं है?
ये मतलब हर बार यही मैं आपको एक बात बताऊं। जी पिछले साल मेरी एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, तो पूछने लगे कि मुझके मसाइल क्या है। मैंने बताया, मैंने कहा जी मेरे ख्याल से ये मसाइल है। कहने लगे हल क्या है। मैंने आपके बताया हल क्या है। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सारा मसला ही मीडिया का है। ये मीडिया मैनेजमेंट ठीक हो तो ये कुछ भी नहीं होता। तो मीडिया मैनेजमेंट जो है ना वो ठीक नहीं है। मतलब ये है कि जो पैगाम लेके आता है वो मुजरिम है, ये नहीं कि जो जुर्म करता है वो मुजरिम है। जी तो बात यह है कि ये एक इनग्रेन्ड एटीट्यूड है कि किसी तरीके से मीडिया को टाइट करके रखें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये सारे जो कानून साजी वगैरह हो रही है, ये सारी उसी फलसफे का ये हिस्सा है। सियासतदान पहले जब ऑपोजिशन में होते थे तो मीडिया को पसंद करते थे, ओपन मीडिया, बिकॉज हुकूमत को क्रिटिसाइज करता था मीडिया। जब हुकूमत में आ जाते थे तो क्रैकडाउन करते थे मीडिया के ऊपर। मगर सियासतदानों ने, सीखते तो जल्दी है ना ये लोग, क्योंकि इनको जब तकलीफ होती है तो सीखते हैं। क्योंकि सियासत का तो मतलब ही ये है कि अगर तकलीफ हो तो लाइन चेंज कर ले। मगर एस्टैब्लिशमेंट कभी भी लाइन जो है ना वो तकलीफ से, वो उसका पहला रिएक्शन होता है तोड़ी तोड़ी, मैं ये कर लंबा पालो उड़ा दो, मैं कर दो। बिकॉज पावर है ना, नेकेड पावर है, अकाउंटेबिलिटी नहीं। सियासतदान जब गलती करते हैं बाद में सोचते हैं यार गड़बड़ होगी, इससे बेहतर है ये किया। इसीलिए जब नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा क्रैकडाउन किया, अगली दफा और उसकी अगली दफा उन्होंने अपने सबक सीख लिए। उन्होंने कहा नहीं, मीडिया इज अ फ्रेंड नॉट द एनिमी। आपके खिलाफ भी तो मोहतरमा का भी, आपको हाँ तो नवाज भाई को वही उठाया तो गया। बिल्कुल। वो अब उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और उसके बाद मेरा छोड़े उनका जनरल रवैया मियाँ साहब का जो है ओपन मीडिया। मोहतरमा का भी यही था, हमेशा मिन मिन करती थी कि जी ये जमहूरियत में बड़ी शोर बड़ा है, शोर बड़ा है। मगर शोर कहती थी ना, ये तो नहीं कहती थी कि आपको हम अंदर कर देंगे, ये कर देंगे। बेचारी हमेशा ये कहती थी बड़े आप गलत लोग हैं, आप बड़ी गलती ज्यादती करते हैं मेरे साथ, और करते थे। कुछ लोग करते थे। तो अब बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो लिनियर थिंकिंग है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, और कंस्पिरेसी थ्योरी, कि हर चीज जो है ना हमें कह कह के थक गए हैं अवाम को। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब हमें ये कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि हम सारे एजेंट हैं किसी ऐसे पावर के जो पाकिस्तान के खिलाफ है, कि इसलिए क्योंकि हम तनकीद कर रहे हैं, और इसलिए हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जी हिस्सा जी बन चुके हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। एक्चुअली जो सिचुएशन है, और मैं बड़े खुले अंदाज से ये कह रहा हूं, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ये आज की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, जुडिशरी और सियासतदानों पे कर रही है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। जी मेरे ख्याल से काफी कुछ कह दिया आपने वीकेंड तो। मगर मैं ये समझता हूँ रजा के, देखो ना इसकी जरूरत नहीं है। इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। आज ये हामिद मीर साहब गुस्से में आके नाम ले लिए, कल को कुछ और लोग भी नाम ले रहे हैं, कल को और बातें शुरू हो जाएंगी। अब रोक सकेंगे? ये नहीं रोक सकते। ये बाहर बैठ के भी लोग करेंगे, यहां बैठ के भी करेंगे। जाली अकाउंट्स बन जाएंगे, जैसे आप लोगों ने बनाए हुए हैं, ट्रोल्स की आर्मीज बनाई हुई हैं, ये प्राइवेट सेक्टर में भी ये बनती जाएंगी। पार्टी के लोग जो है शुरू हो जाएंगे। आप किस किस को पकड़ेंगे? आपका ख्याल है कि आप पकड़ के उल्टा टांग के 2 लिटर लगा के भेज देंगे और उसके बाद चुप हो जाएगा? क्या अगर यही होता तो आज जो लाइन लगी हुई है मीडिया वालों की, जो ये जब ये धमकी आती है तो कहते हैं फिर कर लो। क्या कर लेंगे? एक आध मार दिया, बाकियों को सजाएं दे दी है। लोग तो जज्बात में मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए। तो ये हमारा कल्चर है कि आप जितना रिप्रेशन करेंगे उतने लोग खड़े होंगे। बेहतर ये है कि आप डायलॉग करें, आप अपना अपना मीडिया प्रोजेक्शन बेहतर करें, मीडिया मैनेजमेंट ना करें। मीडिया मैनेजमेंट का जो मतलब है वो आपकी प्रोजेक्शन होनी चाहिए, आपकी पब्लिसिटी होनी चाहिए, आपका प्रोपेगेंडा होना चाहिए। बिल्कुल जायज है, पार्ट ऑफ जी मॉडर्न हर जगह टेक्नोलॉजी। होता है हर मगर ये कि मैनेज मीडिया, टाइट करना, मीडिया को उठा लेना, गायब कर देना और धमकियां देना और उनके कारोबार बंद कर देना, ये दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव। और मैं आपको बताऊं, इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आप रोक नहीं सकते इसको। आप इसको उस तरीके से, मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है, नहीं होना चाहिए कि आप टाइट कर दें, बंद कर दें, सेंसर कर दें, रोक दें, प्लग खींच दें। ये थोड़े दिन के लिए चलता है, उसके बाद नहीं चलता, उसके बाद और रास्ते निकल आते हैं। आज ये यहां बंद करेंगे, वो लोग बाहर अकाउंट खोल लेंगे, 100 अकाउंट खुल जाएंगे और सारे पाकिस्तान सुन रहा होगा और देख रहा होगा और नाम लिए जा रहे होंगे। ये जो मियाँ साहब ने जब नाम लिए ना,
उसके साथ जितना नुकसान हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। क्योंकि जब नाम लेते हैं और इतने बड़े लोगों के नाम लेते हैं तो फिर अदारे जो है ना वो मुतासर हो जाते हैं। इसीलिए अब लोग कुछ कह रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कहते हैं मियां साहब ने नाम ले तो पांच चीज बाहर आ गए, नाम ना लेते तो अंदर रहना चाहिए। और यही फलसफा अब है कि अगर आप, मरियम ने जो बात की, वहां से दूसरी चीज पे चलते हैं कि जी पावर जो है वो सिर्फ पावर को एक्सेप्ट करता है, अगर आप पावर के आगे लेट जाए तो वो और भी आपकी पिटाई करेगा। जी, बिल्कुल। बड़ी तो उसी पे हमारा जो अगला मौजू भी आपने ये कह दिया। अच्छा, अब यहाँ पे लोग जो है ना वो ये भी अब्यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप भी गद्दार हैं और पता नहीं क्या-क्या। एक तो हाँ हाँ वैसे ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं आई नो, लेकिन मैं ये आप अब ये बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो आपने बात कही ना फिफ्थ जनरेशन वाली, ये सोच असल में हमारी मिडिल क्लासेस के अंदर ये चीज, वो इस चीज को बाय करते हैं, इस नैरेटिव को। वो ये कहते हैं कि ये सहाफी सारे चोर हैं, लिफाफे हैं, और अगर इनको मारा जा रहा है तो दे डिजर्व इट, दे आस्क फॉर इट, वगैरह वगैरह। ये भी एक चीज जो है ना, ये इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। ये पूरी जो मुहिम है और ये जो सारा कानूनी चक्कर भी जो हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? सॉरी, मुझे आई डिडंट अंडरस्टैंड योर नहीं, मैं क्वेश्चन। कह रहा हूँ कि मिडिल मिडिल क्लास की जो सपोर्ट है इस पूरे नैरेटिव के ऊपर, कि जर्नलिस्ट लिफाफे हैं और इनको इनको टाइटन करना चाहिए, इनके स्क्रू टाइट करने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह, एक एक है व्यू सोसाइटी में। अच्छा रजा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ। ये कहना कि मिडिल क्लास की ये एक व्यू है, ये गलत है। हम्म, मिडिल क्लास के अपर एशलॉन्स और रूलिंग, अगर वो हिस्सा मिडिल क्लास का जो कि रूलिंग जेंट्री का हिस्सा है, हाँ जी। वो जरूर ये बात कहेंगे। उनको तो स्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेरियनिज्म वो उनके सरमायादारी के लिए और उनकी बेहतरी के लिए बड़ी अच्छी चीज है ना। मगर आजादी, इंडिपेंडेंस, जुडिशरी, दिन ऑफ डेमोक्रेसी, शोर शराबा, उनको तो ये बात पसंद नहीं ना। वो तो पैसे बनाने आए, या वो उनका जो फ्यूचर है वो लिंक्ड है टू मनी एंड वेल बीइंग, अपनी जाति। तो ये मिडिल क्लासेस का तो ये अपर मिडिल क्लासेस का तो ये मतलब मसला है, स्पेशली अर्बन। आम आवाम से पूछे ना, आवाम आवाम कहती है और बोलो, और हमें बताओ क्या हो रहा है, और बात तो आवाम तो मीडिया को फुली सपोर्ट करती है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि भाई आप मीडिया जो है ये है, आवाम सपोर्ट करेगी। पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे हमेशा डिक्टेटरशिप के लिए एज अ सोशल सोशियोलॉजिकल कैटेगरी, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू लूज। तो वो इसलिए दे विल ऑलवेज सपोर्ट दिस नैरेटिव। मगर दे आर अ माइनॉरिटी, और उन्होंने कोई जद्दोजहद नहीं की होती। जद्दोजहद हमेशा आवाम करती है या आवाम के नुमाइंदे करते हैं। जद्दोजहद मिडिल क्लास जो है उस सूरत में करती है अगर वो किसी एक अवामी पार्टी का हिस्सा हो, अदरवाइज वो फाशिस्ट होती है मिडिल क्लास। उसके जो टेंडेंसीज होती हैं, या वो कम्युनिज्म की तरफ जाती है या वो फाशिज्म की तरफ जाती है। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी की तरफ जाती नहीं है वो, क्योंकि वो तो दे वुड प्रेफर मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये अवाम का ये डिमांड होती है। अवाम हमेशा कहेगी कि मीडिया की आजादी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत। तो हमारा अगला मौजू जो है वो वही था, आपने उसका इशारा कर दिया, मरियम ने जो कुछ कहा कि मज़ाहमत की बात की, या जबकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्तकिल वो कहे जा रहे हैं कि जी मफाहमत होनी चाहिए। और ये इसके ऊपर अब सवाल खड़ा हो गया है कि नवाज शरीफ का जानशीन कौन है, सियासी तौर पर जो पार्टी को आगे कौन चलाएगा, कौन हैंडल करेगा। देखिए, इख्तलाफात तो सामने आ गए हुए हैं, या कम से कम वो बयानिए की हद तक तो मौजूद हैं, और लोग बात भी कर रहे हैं इसके ऊपर, नोट भी कर रहे हैं। तो जरा इसको बताइए थोड़ा सा। देखिए बात यह है कि शरीफ खानदान जो है वो एक एंटिटी है, उसके अंदर दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो कि नवाज शरीफ साहब और मरियम का पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहां मरियम और नवाज शरीफ पहुंचना चाहते हैं, वो जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो रास्ता शायद ठीक नहीं है। रास्ता कोई और या नरम रास्ता होना चाहिए। इस सख्त रास्ते से हम यहाँ पहुंचे, और यही सख्त रास्ता अगर हमने इख्तियार किया तो और मुसीबतें होंगी। ये शहबाज शरीफ साहब का मौकफ है। नवाज शरीफ साहब का मौकफ ये है कि आपको हमने मौका दिया, आप बात करें, बात आगे चलाएं, आप नहीं कर सके। आपके साथ बिट्रेल हो गई। आप लोगों को जो वादे किए थे आप लोगों को, आपके साथ लोगों ने
उन्होंने नहीं किया, आपको जेल में डाल दिया। अब फिर आप हमारे पास आ रहे हैं कहने के लिए कि नरम रवैया होना चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। और हैरानगी की बात कि जी एक नेशनल रिकंसिलिएशन हुई थी। अब नेशनल रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है? ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, एनआरओ। अब इसी को एनआरओ कहते हैं ना। वो एनआरओ तो बना था इसीलिए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए, मगर वो तो गाली बन गया। अब वो गाली ऐसी है कि इमरान खान साहब हर रोज उसको गाली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं रिकंसिलिएशन गाली है, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए सवाल ये है, जो मेरा ख्याल है मियाँ साहब उसके आगे रखेंगे, बड़े मियाँ साहब, कि वो तो गाली समझता है रिकंसिलिएशन। आप कहते हैं रिकंसिलिएशन, ये रिकंसिलिएशन कहां से होगी? कौन करेगा रिकंसिलिएशन? ये तो नहीं होगा कि आपको लारी लप्पा लगाया जा रहा है ताकि 2 साल और काट लें। 1 साल तो काट ही दिया लारी लप्पा लगाते लगाते, 2 साल और भी काट लें। और उसके बाद ये जिस किस्म के कानून आ रहे हैं मीडिया के ऊपर, और भी कानून आ रहे हैं अदालतों के ऊपर, नैब एक और अदालतें बनती जा रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगले 2 साल में वो बिल्कुल ही पक्का कर लेंगे रियासत का ढांचा और इदारा, और तकड़े हो जाएंगे, और फिर वो रिग क्या करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर जाएंगे। तो आप तो इसके जवाब दीजिए। अब बात यह है कि एतमाद की बात है और स्ट्रेटजी की बात है। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की स्ट्रेटजी ये है कि कौड़ा कुट करके ऐसे 3 साल गुजार लें, 2 साल और गुजार लें। किसी न किसी स्टेज पे तो ऐसे हालात होंगे कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अपने वजन से ये गिर जाएंगे। और वो उस किस्म की चीजें इस मुल्क में हुई है। या अगर इलेक्शन होते हैं कितना हद तक रिग कर लेंगे, और अगर रिग करते हैं तो कितने हद तक कर लेंगे। इस वक्त तो जो लहर चल रही है वो तो खान साहब को तो मेरा ख्याल है 10% सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो तो हर जगह भी हार जाएंगे, तो ऑपोजिशन जीत जाएगी। कितनी रिगिंग करेंगे, और अगर ज्यादा करेंगे तो वो तो और एक क्राइसिस बन सकती है लेजिटिमेसी की। तो इस किस्म की आप बयानिए चल रहे हैं। आपका सवाल कि जी कौन है उनके जानशीन, बात यह है, मेरा ख्याल है मियाँ साहब 2 बातें, मेरा अपना ख्याल है कि मियाँ साहब 2 बातें तस्लीम करते हैं। एक ये, कोई हर्ज नहीं है बात को आगे बढ़ाने का, तो दिखाएं, तो हमारे जो मसले उसको हल करें, हम आपके मसले हल करते हैं, मगर रास्ता तो निकालें। आप रास्ता निकालते नहीं है और लारी लपा लगाते हैं और फिर हमारी पिटाई कर देते हैं। एक तो ये। दूसरा ये कि मियाँ साहब ये नहीं कह रहे कि जो भी रास्ता निकालेंगे उसके फ्री इलेक्शन के बाद मरियम नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। ये मियाँ साहब ने कभी नहीं कहा, और मैं समझता हूँ ये मरियम ने भी कभी नहीं कहा। मैं समझता हूँ ये एक फैमिली के अंदर कंसेंसस है, ये कंसेंसस है, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको और तरीके से पेश किया कि जी वो ग्रूमिंग की जरूरत है, अभी वक्त लगेगा, हमजा का भी और मरियम का भी। मगर देखिए ना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरे ज़हन में बिल्कुल कोई शक नहीं है कि नून लीग, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है, शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट करेंगे फॉर प्राइम मिनिस्टर। मेरा नहीं ख्याल दैट्स एन इशू। जो इशू बनेगा, अगर बनेगा, और मेरा ख्याल है बनेगा, वो ये होगा कि मियाँ साहब और मरियम का रोल क्या होगा। वोट तो वो निकलवा लेंगे, उसके बाद मियाँ साहब तो ऑलरेडी डिबार्ड है, वो कन्विक्शंस हैं उनकी, तो उनके लिए तो इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगी। मगर मरियम का क्या कसूर है? आपको वो जिताएगी बाहर निकल के, अपनी जान हथेली पे रखेगी और निकालेगी लोगों को आपको वोट डालने के लिए, तो उसको क्या मिलेगा? तो ये भी तय करना पड़ेगा मियाँ साहब को और शहबाज शरीफ साहब। और अगर एस्टेब्लिशमेंट या वो पावर्स जो कि चाहते हैं कि रास्ते खुले, वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बात आगे नहीं जाएगी, ये यही रुक जाएगी। तो इश्यू ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इश्यू ये है कि फिर मियाँ साहब और मरियम का क्या होगा। अगर ये ख्याल है कि 5 साल ये बाहर बैठ जाए चुप करके, तो ये गलत ख्याल है और ये चलेगा नहीं। और ये जो भी इनिशिएटिव इस वक्त दिया जा रहा है इसको डोब दिया जाएगा इसी बेसिस। सो जयनशीन मियाँ साहब का फौरी तौर पे शॉर्ट रन में अगली इलेक्शन में इज शहबाज शरीफ, बट लॉन्ग टर्म तो एक ही है ना, एंड दैट्स मरियम। जी, अच्छा, बड़ी वाज़े आपने बात कर दी। तो आप ये समझते नहीं है सेठी साहब के इस वक्त शरीफ खानदान को भी थोड़े 1-2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी 1-2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, कोई रिकंसिलिएशन जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये भी तो मुल्क के मफाद में नहीं है। इस तरह की मेरा पॉलिटिकल ख्याल है रजा, ये
नून लीग, शहबाज साहब, नवाज साहब, एस्टैब्लिशमेंट, मेरा ख्याल है सारे आपसे इत्तेफाक करेंगे इस बात पे। तो कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, बताए ना, नहीं, इमरान खान साहब भी बताए। करेंगे। हाँ, वाह, कमाल हो गई। आप कह रहे वो चुप करके बैठा रहेगा, हैं? चुप करके बैठा रहेगा कि आइए आइए आइए, इत्तेफाक करें, रेकन्सिलिएशन करें, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग फैसले कर ले किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, और मैं चुप करके बैठा ताकि आप मुझे निकालें और जूतियां मारें, हैं? वो चुप करके बैठा रहेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान विल ट्राई एवरी ट्रिक इन द बुक। उसने पहले भी ये रेकन्सिलिएशन बिटवीन नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने दी। जब होने जाती है तो लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देता है। और अभी भी, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसने शहबाज शरीफ साहब को टारगेट किया हुआ है कि उनको जेल में डालना वापस, और केसेस बनाए जा रहे हैं, और पॉलिटिशियंस जो कि इधर उधर होने की कोशिश करेंगे, उनके लिए और 30 नैब कोर्ट्स बन रहे हैं। तो वो तो ये कर रहा है। तो आप और हम और एस्टैब्लिशमेंट और मियां साहब और शहबाज साहब, हम तो सारे चाहते हैं कि यार मुल्क को बचाओ, आगे बढ़े, लड़ाई झगड़े खत्म हो, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही सोच वहां भी है एस्टैब्लिशमेंट की, कि यार अब बहुत हो गया, इस मुल्क को खतरे में है, लेट्स ऑल ये लड़ाई झगड़े बंद करें। यही तो बातें हो रही है वहां। मगर खान साहब जो हैं वो तो कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। उनका तो बयानिया ये है कि ऑपोजिशन को उड़ा के रख देना, कोई रेकन्सिलिएशन नहीं करना। तो अभी तक हो नहीं ये सका था। ही इज ट्राइड एवरीथिंग सेठी साहब। जितना एहतसाब की ड्राइव, केसेस, जेल्स, नवाज भी बाहर चले गए, शहबाज भी बाहर निकल आया, हमजा भी बाहर निकल आया है, अब ख्वाजा आसिफ को रखा हुआ है, खुर्शीद शाह कितनी देर वो भी रहेंगे, क्योंकि देखे ना, जिन इदारों की वो बात करते हैं उसके ऊपर तो कोई तवज्जो नहीं थी ना। अकाउंटेबिलिटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी। खान साहब को कहे ना कि भाई आपका स्ट्रेटजी फेल हो गई, आप छोड़ दें, तो वो आगे से आपको जवाब मिलेगा तो मेरा घर चला जाओ। वो तो तैयारी कर बैठे हैं अगले अगले 5 साल की। जी। आप सियासत करें ना, आप रेकन्सिलिएशन अगर खान साहब की सियासत के खिलाफ है तो वो नहीं होने देंगे। अच्छा। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू, ये गलत फहमी है, अगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतना हैंड्स अप होता है। कुछ ऐसी आईनी पावर्स होती हैं जो कि अगर इस्तेमाल की जाएं जी। तो प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, और उसको रिवर्स करना भी मुश्किल हो जाता है, या उसको फिर टैकल करना जो है उसके और भी खतरनाक नताइज निकलते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट इमरान खान, वो नहीं होने देगा ये। तो मैं इसीलिए दो तीन मामलात में तो प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर होता है, मेरे ख्याल से सब देखने वालों को पता है, उसको स्पेल आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, लेकिन सैटी साहब मैं आपको एक और चीज इसमें ये कहता हूँ, ये जो अफामो तफहीम की आप ये एनआरओ और ये और वो, एक एक थ्योरी ये भी है कि ये पहले भी शहबाज शरीफ साहब से वादा किया गया था। अगर आपको याद हो 2020 के बिल्कुल 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 कोविड बिल्कुल आ गया, बिल्कुल। बात बदल तो गई। वही तो कह रहा हूँ आपसे, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। इस बार क्या गारंटी है कि वो ये जो बातचीत बिल्कुल, कर रही तो यही सवाल पूछे जाएगा ना उनसे, है। यही सवाल पूछा जाएगा कि पाजी पिछले साल तो याद होएगा तुसी आए सो कह कि चलो जी चलो मसले हल हो गए ने, मैं रस्ते कट लेने, तो की होया? असी अंगूठे लगाते, सर्विस एक्सटेंशन ते ये ते वो भी तुसी क्या कर दियो, असी करता। हालांकि साडा दिल नहीं सी, मगर चलो तुसी क्या करता, असी चल देख लिया, फिर गले ना पै जाए, ਉਹਦੇ बाद गले पै गया। ऐसे ही हुआ ना। उन्होंने कहा भाजी हुण दसो, शाहबाज साहब चुप। उन्होंने कहा हुण की करिए, हुण लंडन बैठे हैं, हुण पाकिस्तान ते जाना पएगा, की होएगा? ਤੁਹਾਨੂੰ गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान। वही हुआ। अब 7 महीने जेल काट के आए हैं, अब फिर एक बयानिया आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इमरान खान साहब रोक रहे हैं उनको, वो समझते हैं ये जाएंगे, ये फिर कोई साजिश करेंगे वहां जाके बड़े भाई के साथ, और आएंगे और गड़बड़ कर देंगे। तो जाने से क्या, पहले तो यहाँ रोको, और जाता है तो वापस आएगा तो फिर पकड़ लेंगे। तो इसलिए मैं ये देखो ना, कितने जो चाहे केसेस बना लें, रजा एक सेकंड लगता है केस बनाने में और जेल में डालने में। जी 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 जी। फिर आप भुगते जाए, एक केस तो बेल लो तो अगले च आ जाओ, अगले च लो, इतने मझ चोरी हो गई और चलो जी अंदर। तो मझा तो बढ़िया ना, जिन्नी मझा चाहो चोरी कर लो। मतलब मझा चोरी कर लो, गड्डी ਦੇ ਵਿੱਚ पूड़ी पा ਦਿਓ, जो मर्जी चाहो कर लो। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के पानी के बिल के ऊपर उनको नोटिस मिलते थे कि पानी का बिल नहीं आपने जमा कराया हुआ है,
तो ये तो एक पूरी रिवायत है हमारे यहाँ, ऐसी कोई बात और नहीं। जिस बेसिस के ऊपर उनको डिस्क्वालीफाई किया है कामा के ऊपर कि जी आपके पास एक पैसे आने थे, हाँ वो जी। आए तो नहीं मगर आपको वो डिक्लेयर करके टैक्स देना चाहिए था। यार खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो। मतलब है कि इस किस्म की नेकेड, जिसे कहते हैं ना फेलियर ऑफ जस्टिस, और वो भी कितने लेवल के ऊपर। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस किस्म के फैसले ले रहे हैं, तो बस क्या वो फिर इज्जत रही उस इदारे की और उन जजेस की? क्या इज्जत रही? पागल लोग समझते हैं कि लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। हाँ, अभी तो खैर आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन शेयर होती है और जिस तरह से लोग एम्पावर्ड हैं अब बहुत हद तक। अच्छा सेठी साहब, हमारे पास वक़्त कम रह गया। मैं आखिरी जो टॉपिक है इमरान खान साहब का बयान कि कश्मीर के ऊपर के मसले के हल किए बगैर या जो है भारत से कोई नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगी, और अगर वो की गई तो वो कश्मीरियों को का बिट्रेयल है या कश्मीरियों के साथ जो है गद्दारी है। तो आप बताइए कि क्या इसके ऊपर ये जो देखिए, पॉलिसीज़। मैं आपको इसकी तारीख बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ और कैसे ये इमरान खान साहब यहाँ पहुंचे। जब ये आर्टिकल 370 खत्म हुआ अगस्त को 2019 में, तो उस वक्त दो स्टेटमेंट सामने आई। एक आई इमरान खान साहब की और एक आई आईएसपीआर की तरफ से। एक कोर कमांडर्स मीटिंग की एक प्रेस रिलीज छोटी सी आई उसी दिन, उसके अगले दिन जो सुबह हुई। कोर कमांडर्स की मीटिंग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि ये आर्टिकल 370 की तो पाकिस्तान के लिए अहमियत ही कोई, हम तो मानते ही नहीं थे पहले दिन से। तो ये अलबत्ता वो जो वहाँ जो जुल्म हो रहा है और जो डेमोग्राफिक चेंजेस 35A के जरिए वो लाना चाह रहे हैं, उसको हम अपोज करते हैं। पे किया गया और कानूनी तौर की करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? खान साहब में पार्लियामेंट, अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या बयान दूं। उधर से तो ये बयान आ गया, तो उन्होंने इधर उधर उधर किया। उसके बाद चले आजाद कश्मीर, वहां कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर पटेल, आप तो अभी जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके ये कर दें वो कर दें। मेरा ये कहा कि नहीं, नहीं आपको इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये पहली स्टेज थी। स्टेज ये है कि वो खान साहब ने फिर देखा कि वहां जो ह्यूमन राइट्स वायलेंस हो रहे थे, बड़ा प्रेशर आ रहा था पाकिस्तान के अंदर आवाम से। इन्होंने फिर मोदी की मतलब मोदी देनी नासी फलाना इंटरनेशनल फोरम एक जातियात उतर गए। यहाँ की कौम बड़ी खुश, तो अजय बाबा। और यही होता है ना, कौम को कौम चाबी दे तो बेचारी कौम जो पुलिस दी थी शुरू हो जाती है, और कौम हमेशा बहादुर लोगों के साथ खड़ी हो। जी बड़े बहादुर है जी, पैसी। उधर से इशारे आ रहे थे कि टेक इट इजी, टेक इट इजी, लेट्स बी प्रैग्मेटिक, लेट्स बी रियलिस्टिक। अपने लिए सारे दरवाजे नहीं बंद करते, हम घिरे हुए हैं, हमें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम कश्मीर की जदोजहद को अबैंडन कर रहे हैं, नो, मगर टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, ये वो। खान साहब कंफ्यूज रहे। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक स्टेटमेंट आया आर्मी चीफ की तरफ से कि हम इन हालात में जियो इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, जियो स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए, हम कुछ अपना स्ट्रेटजी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बदल रहे हैं। क्यों? वही घिरे हुए हैं, मैशत के बैठी हुई है, दुश्मन आ रहे हैं, यूनिटी नहीं है घर के अंदर, बुरा हाल है यार। इस सिचुएशन में और कोई फ्रंट ना खोल दे, और हिंदुस्तान बैठा है गड़बड़ करने के लिए, और सीज लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको उसने हॉट किया। इन्होंने कब मिल के वो लाइन ऑफ कंट्रोल को ठंडा किया, और इधर से फिर इन्होंने बयान दिया कि यार नॉर्मलाइजेशन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। खान साहब ने समझ लिया, ठीक है जी, आ गया आइडिया, चलो जी नॉर्मलाइजेशन करते हैं चुप करके। क्या नॉर्मलाइजेशन की? हमाद को कहा कि यार वो थोड़ी सी इम्पोर्ट खोल दो इंडिया से, हमारी भी जरूरत है, और इम्पोर्ट खोल दो। एज कॉमर्स मिनिस्टर इन्होंने समरी अप्रूव कर दी, चुप करके कर लो, थोड़ा नॉर्मल के एक कदम आगे बढ़ाते हैं। उधर से भी आ गया इशारा, करो, हम करते हैं, दिल में तो चाहते हैं करें। अच्छा जी, वो किया, काबीना पागल हो गई, यहाँ से मीडिया ने शोर डाल दिया। मीडिया के अंदर वो लोग जिनको आपने 30 साल गोली दी हुई है, एक जहर की, वो गोली बाहर निकल आई। तो वो काबीना में लोगों की टांगे खड़कनी शुरू हो गई कि जी इतने अनपॉपुलर, अब हम ये करने जा रहे हैं, और हमने तो कस्में खाई थी कि हम नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा। याद रहे कि उससे पहले कुरैशी साहब
यू टर्न पे यू टर्न ले रहे थे। एक तरफ कह रहे थे ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, अगले दिन कह रहे थे हम तो कश्मीर को कभी भूल ही नहीं सकते। बेचारे को समझ नहीं आ रही थी कुरैशी साहब कि मैं इमरान खान की बात मानूं या उधर उधर की बात मानूं। कंफ्यूज बेचारे, वो कभी इधर कभी उधर। फिर फाइनली ये हुआ कि जनाब काबीना ने शोर डाल दिया कि सियासी तौर पे ये इस वक्त ये फैसला करना या अनाउंस करना हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। आगे गाल पड़ रही है, ऑपोजिशन हमें कहेगी लो जी आप हमारे पे इल्जाम लगाते थे मोदी का कौन यार है गद्दार है, अब तो आप मोदी की जफियां डालने जा रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, आप कावर्ड्स हैं। अच्छा लो जी, वो इमरान खान साहब बैकआउट कर गए। उसके बाद क्या हुआ, जब बैकआउट कर गए तो फिर प्रेशर आया नॉर्मलाइजेशन का। अब क्या हुआ, खान साहब ने सोच के फाइनली फैसला किया कि नहीं निकले पड़ जाएगी, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी। और अब उन्होंने फाइनल बयान दे दिया कि ये तो गद्दारी होगी कश्मीरियों के साथ अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके साथ ऐसे लगे कि हमको नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। तो ये एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट सारा नक्शा अपना सामने रख के मुल्क का, रीजन का, ग्लोब का, अपने वसाइल का, अपनी कमजोरियों का, अपने दुश्मनों का वो एक कदम उठाना चाहते हैं। दूसरे प्राइम मिनिस्टर जिसको अपनी सीट की कुर्सी की पड़ी हुई है और उसको कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान डूबे में कुछ भी हो जाए मैंने वैसी को बात है वो आप बिल्कुल कहीं चलेगी। वो जो सेम पेज था उसको फाड़ दिया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाड़ दिया। बड़े और नताइज हो सकते अभी इसी के पंजाब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने पेज फाड़ दिया, इंडिया के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने पेज फाड़ दिया, अब प्राइम मिनिस्टर एक और पेज फाड़ने जा रहे हैं। अवाम बड़ी खुश है इन चीजों से। ओह पंजाब में नहीं, ये जो बाकी चीजें फॉरेन पॉलिसी की ये सारी उम्र आपको यही समझाया गया ना कि ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसी ये वो, हम नहीं ये करेंगे, हम नहीं वो करेंगे। अब वो और भी अमेरिका के साथ जो तल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट बनाने जा रही है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो समझते हैं कि वो ये समझते हैं। खान साहब उसके अंदर भी रोड़े डाल रहे हैं कि ये नहीं हम उनको देंगे, ये नहीं हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। अरे भाई वो बेसिस नहीं मांग रहे, तब आपने तो कर ली, वो कुछ फैसिलिटीज मांग रहे हैं ओवर फ्लाइट एंड इन फ्लाइट। अब खान साहब कहते हैं वो या मैं कैसे ही एग्री करें, वो शाह महमूद कहते हम देंगे नहीं। उधर वहां अग्रीमेंट हो गई है वॉशिंगटन के अंदर कि हाँ हम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही एक शॉपिंग लिस्ट भी दे दी कि हमें ये हथियार चाहिए, हमें ये पैसे चाहिए, हमें IMF को कहे गले से हटे, FATF की छुट्टी कराएं, हमें कुछ जान, हमें सांस लेने का मौका दें। तो ये क्या है, अफगानिस्तान में तो हमें भी जरूरत है अमेरिकन असिस्टेंस की। उसकी वजह यह है कि वहां तो अगर आपने तालिबान और IS और तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा जो है अगर ये हावी हो गए तो तालिबान तो एक और बहुत बड़ा बेस एरिया बन जाएगा, और सबसे पहले जो अटैक आएगी वो पाकिस्तान में आएगी, सबसे पहले जो रेफ्यूजीज आएंगे वो पाकिस्तान में आएंगे। सारी वहां की काबुल के लोग और इधर उधर के जो कि एंटी तालिबान है वो सारे के सारे या मारे जाएंगे या भागे भागे पाकिस्तान आएंगे। यू विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑन योर हैंड। तो इसको रोकने के लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए, मगर खान साहब इज वरीड अबाउट इज नॉट पाकिस्तान बट हिज ओन स्किन, हिज ओन सीट। और यही तकलीफ हो रही है क्योंकि पहले जो फैसला हुआ था वो यही हुआ था कि खान साहब के साथ हम मिलके मुश्तरका सारे पाकिस्तान के मसले हल करेंगे, क्योंकि ये ना नहीं करेंगे हमें। अब वो क्योंकि खान साहब का ये ख्याल था कि वो 10 साल के लिए तो आए हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट साथ है, अब उनकी कारकर्दगी इतनी बुरी है कि अवाम ने रिजेक्ट कर दी और अपोजिशन जो है वो तकड़ी होगी। उसकी वजह से ये अब और जैसे कहते हैं पीछे हट गए और डट गए और ऑपोजिशन की तरफ तवज्जो है और अपनी कारकर्दगी को भूल गए। जी So that's what's happening. जी, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन जाते जाते खान साहब भी तो पॉलिटिशियन है ना, देखिए पॉपुलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन, उन्हें पता है दोबारा आवाम को फेस करना है, जलसों में जाना है, हलकों में जाना है। तो जाहिर बात है कश्मीर का मसला एक इमोशनल मसला भी है, एक पुराना, आपने जो कहा है कि पाकिस्तानियों को एक तरह से पूरी तरह तैयार किया गया है कि कश्मीर के ऊपर कोई समझौता सौदा नहीं होना। तो खान साहब इज ऑल्सो प्लेइंग टू द गैलरी, जो कि नहीं देखें गैलरी नहीं है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। गैलरी की परसेप्शन है कि गैलरी है। मैं आपको बताता हूँ, जनरल मुशर्रफ ने भी तो बहुत आगे निकल गए, तो गैलरी कहाँ गई थी, उसमें चुप थी, सारी सपोर्ट कर रहे थे ना, करें ये।
ये कश्मीर का जो मामला था, ही वाज ऑन अ गुड ट्रैक। 1 साल और रह जाते तो ये एक मिल के एक हल निकाल लेते, हल, रेजोल्यूशन नहीं मगर एक हल निकालते आगे बढ़ने का, अपनी अपनी पोजीशंस रख के। उसके बाद क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब 99 से ये कोशिश कर रहे हैं, तो कहां गया ये गैलरी, कहां गई ये गैलरी? गैलरी जो है वो, आप अगर अवामी लीडर हो तो अवाम आपकी बात मानती है। आज अगर इमरान खान अवामी लीडर होते और इस वक्त एंटी अवाम ना होते, जो कि वो बन चुके हैं, तो वो अगर अवाम को कोई भी गोली देते अवाम ने ले लेनी। अब एक अच्छी मीठी गोली भी देंगे तो अवाम नहीं लेगी। तो ये मसला उनका, गैलरी का मसला नहीं है। आज आप नवाज शरीफ साहब को पावर में दें, ये जो एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है, नवाज शरीफ साहब भी तो यही मांग रहे थे एक जमाने में जब एस्टेब्लिशमेंट नहीं है मांग रही, तो गैलरी वो गायब हो जाती है। गैलरी साथ चलती है कि हाँ जी हाँ बेहतरी है, बिकॉज हम अपने लीडर में बिलीव करते हैं। तो गैलरी वैलरी कोई नहीं है, ये बनाई भी गैलरी है। अवाम वांट्स बेहतरी फॉर देमसेल्फ। उन्हें पता है अमन की वैल्यू क्या है और जंग की वैल्यू नेगेटिव है, ये पता है उनको। वो कोई फायर ब्रांड्स इधर उधर होते हैं, उसका डजंट मैटर। अवाम चाहती है रोटी कपड़ा मकान, सही, मीडिया चाहता है फ्रीडम, जजेस चाहते हैं आजादी, पॉलिटिशियंस चाहते हैं ऑटोनॉमी। वो कहां गई ये सारी चीज? तो गैलरी तो ये होती है। गैलरी ये नहीं है जी ओ जी सौदा हो गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या इल्जाम नहीं लगा, मोदी का जो यार है गद्दार है, गैलरी थी ना, कहां गई गैलरी? यू थिंक इट मेड एनी डिफरेंस टू हिम? नो, नो, नो। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि पॉपुलर लीडर बहुत कुछ कर सकता है, अनपॉपुलर लीडर पॉपुलर चीजें भी नहीं कर सकता, बिकॉज वो लोग मानते नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेठी साहब, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपने अपना एनालिसिस दिए, और यही लग रहा है कि इस वक्त खान साहब जो हैं वो एक भरपूर जो है जवाबी जो क्या कहते हैं स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, और देखते हैं हु विंस। अच्छा रजा, मैं जाते जाते एक बात कह दूं आपको। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम तो अगले मंडे को आएगा ना जी। आप अपना ख्याल रखें, ये ना हो कि अगले मंडे मेरा प्रोग्राम ही ना आए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ना कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि पता चले कि रजा रूबी आज कल रहा, कोविड हो गया उनको और इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तौबा तौबा। नहीं जी, वी आर एक्सरसाइजिंग। ख्याल रखें। मैं बिल्कुल, तो आपका बड़ा ख्याल रखता हूँ, आप अपना ख्याल रखें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज।